Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about Einstein's photoelectric equation and particle nature of light. Starting with the first topic, that is energy quantum of radiations. देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंडिंग में बताया था कुछ फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी. फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी. उसमें हमने डिस्कस किया था दैट वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोई ना कोई थ्योरी तो एक्सप्लेन करती. तो कौन सी थ्योरी सामने आई हमारे पास? क्वांटम थ्योरी. और उसको एक्सप्लेन किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. In 1905, Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect. 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही न्यू काइंड की थ्योरी दी विच वॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. किसके लिए दी उसने? एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू हिम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट does not take place by continuous absorption of energy from radiation. अब देखिए हमारे पास वेव थ्योरी क्यों फेल हुई थी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी अगर कोई वेव फ्रंट जाके फॉल होता मेटल सरफेस पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे एमिट होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा था. तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होती रेडिएशन से इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कैसे होती है हमारे पास? देखिए रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप of discrete units that is so called as the quanta of energy. मतलब उसने क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी है उसमें छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं एनर्जी के रेडिएशन के जो जाकर इंटरैक्ट होती है मेटल के साथ. एंड उस छोटे छोटे क्वांटम्स को क्या बोलते हैं हम? क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन बेसिकली यहाँ पर क्या है? लाइट. हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट रेडिएशन की बात कर रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेनेशन दी? देखिए आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड वेरियस लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे वेरियस लॉज बताए. किसके? हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. देखिए क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स इज अ वेरी डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के यूनिट्स पढ़े थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, मैग्नेटोस्टैट्स पढ़ा, वो एक अलग तरह की फिजिक्स थी. उसके बाद आई ऑप्टिक्स. अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम की. क्वांटम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ फिजिक्स, बट मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करूंगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी. बस इसमें आप ये ध्यान देकर चलिए कि क्वांटम में कुछ एजम्पशंस लेते हैं हम एंड वो वैसे मानकर चलते हैं हम, हमें मानना पड़ता है उनको कुछ प्रूफ नहीं होता है. Starting with the quantum theory of Planck. According to the Planck's quantum theory, light radiation consists of tiny packets of energy so called quanta. मतलब उसने क्या बोला कि जो हमारे पास लाइट रेडिएशन की एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटा. राइट. उसके बाद उसने बोला वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड एज फोटोन. उसका नाम क्या दिया गया? फोटोन. बेसिकली ये जो क्वांटम थ्योरी है इट इज अ पार्टिकल थ्योरी. ये हमें एक्चुअल में क्या बता रहा है कि रेडिएशन एक्ट करती है एज अ पार्टिकल, राइट, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो फोटोन किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इसी थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टाइन ने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसके सारे लॉज को एक्सप्लेन कर दिया. आज मैं आपको सारे लॉज डिस्कस करवाऊंगी कैसे आइंस्टाइन ने उनको एक्सप्लेन किया था. उसके बाद उसने क्या बोला? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू. जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी होती है H इंटू म्यू. H यहाँ पर क्या रहता है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joules second. एंड म्यू यहाँ पर क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन. फ्रीक्वेंसी रहती है ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन.
अब हम डिस्कस करते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब थ्योरी हमने पढ़ ली, उसने क्या कह दिया था, उसके बाद इक्वेशन पे आते हैं। देखिए, आइंस्टाइन अज्यूम दैट वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इफ वन फोटोन ऑफ सूटेबल लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। उसने क्या बोला कि सपोज ये कोई मेटल सरफेस है, इसके बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने एमिट करवाना है, विच इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन लास्ट वीडियोस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें एमिट कैसे करवा सकते हैं, अगर इसके ऊपर एक फोटोन फॉल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल है ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सूटेबल है, इससे क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास रेडिएशन की, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने भी यही बोला कि वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इफ वन फोटोन ऑफ सूटेबल लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। अब आप देखिए ध्यान से, एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा अगर एक फोटोन जाएगा। तो ये कैसी नेचर हमें एक्सप्लेन कर रही है, पार्टिकल नेचर। एक पार्टिकल गया, उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, राइट। अब बात करते हैं, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विच इज इक्वल्स टू h न्यू इज स्पेंट इन 2 वेज। अब जो ये फोटोन अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है, तो वो उसको कैसे स्पेंड कर रहा है, 2 वेज में स्पेंड कर रहा है। फर्स्ट वे पढ़ते हैं, देखिए, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन from the metal surface which is equal to the work function phi naught of a metal। अब देखिए, जो कुछ पार्ट है हमारे पास फोटोन की एनर्जी का, वो कहाँ यूज हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। एंड हमने पढ़ा था दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। एंड हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, राइट। तो वो कुछ अमाउंट की एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लेकर अपना स्पेंड कर रहा है, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है उसके पास, वो क्या करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब उसने अपनी एनर्जी को 2 पार्ट्स में यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एंड दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। अब इसको एक्सप्रेशंस देखते हैं, इसके एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे हम। देखिए, सपोज मेरे पास ये h न्यू क्या था, फोटोन की टोटल एनर्जी थी, ये डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज वर्क फंक्शन प्लस सेकंड इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv², वेयर v maximum is the maximum velocity acquired by the electron, right। अब हम इस k max की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अगर बैक, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा h न्यू इज इक्वल्स टू phi नॉट विच इज द वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। तो हम यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इस साइड ले जाइए एंड हमारे पास आ जाएगा h न्यू माइनस ऑफ phi नॉट। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोटोन एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, इज नोन एज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे पास। आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू विच इज द फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। डायग्राम में समझते हैं इसको। देखिए, ये हमारे पास है मेटल सरफेस, दिस इज द मेटल सरफेस। इसके ऊपर आके एक फोटोन स्ट्राइक हो रहा है, बेसिकली दिस इज द फोटोन। ये जो सिंबल रहता है हमारे पास ऐसे जिगजैग पैटर्न का, दिस रिप्रेजेंट्स अ फोटोन, राइट। एक फोटोन आया एंड इसके पास एनर्जी है E इज इक्वल्स टू h न्यू, एंड ये स्ट्राइक हुआ जाकर मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फ्रीली घूम रहा था मेटल सरफेस के अंदर, ये फोटोन ने जाके उसके साथ इंटरेक्शन करी। हम आगे बढ़ेंगे जब लॉज को एक्सप्लेन करेंगे कि इस टाइप की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन करी और इस इलेक्ट्रॉन को अमिट करा, एस्केप करवाया इस मेटल सरफेस से, एंड प्लस उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। एंड आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए
जो हमारे पास फोटोन फॉल हो रहा है मेटल सरफेस पे, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी हो, हमने पढ़ा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन के पास। अगर अब इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी रेडिएशन के पास तो क्या होगा, देन द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी h nu naught is just sufficient to eject electron from the metal surface। तो क्या बोल रहे हैं, अगर मिनिमम एनर्जी है तो हमारे पास वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, बट उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। देखिए, विदाउट इम्पार्टिंग इट एनी काइनेटिक एनर्जी, जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी, उसके पास इटसेल्फ मिनिमम एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट वो उसको एमिट करवा सकता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फोटोन की एनर्जी आ जाएगी h mu naught इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म मिसिंग है, बिकॉज वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इन दैट कंडीशन व्हेन इट हैज ओनली द मिनिमम एनर्जी विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केस, राइट। एंड उस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू पता चल गई, एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu माइनस h nu naught। यहाँ पर क्या था, हमारे पास वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, h को कॉमन लीजिए, इट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h विच इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में म्यू दैट इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ म्यू नॉट विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इस फॉर्मूला को आप आगे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा, एंड फोटोन की स्पीड क्या रहती है, हमने पढ़ा है दैट इज c रहती है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. This is also a formula for K maximum, where h is the Planck's constant, c is the speed of light, lambda is the wavelength of the incident radiation, and lambda naught is the wavelength of an incident radiation when it has a frequency known as threshold frequency. Moving forward, 4 laws of photo electric emission. This is very important part. हम सबसे पहले 4 लॉज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ये कैसे 4 लॉज को प्रूव कर पाई थी। मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट लॉ, देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is directly proportional to the intensity of the incident radiation। क्या कहना चाहता है वो फर्स्ट लॉ में, कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स emit हो रहे हैं उनका नंबर डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो अमिट हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। लॉ सेकंड है हमारे पास, फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट रेडिएशन फॉल हो रही है मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी की, एंड उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड लॉ, फॉर अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी है जो कि ग्रेटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको आप ऐसे समझिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट हेल्विक एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, राइट। उस ग्राफ में क्या था, हमने करंट को प्लॉट किया था with respect to VC. VC was a collector voltage, right? And हमने इसमें देखा था अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटीज की बात करें तो उसके केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा सेम रहता था। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने का क्या मतलब था वहाँ पर, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं वो सेम काइनेटिक एनर्जी के अमिट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। बट हमने जब सेकेंड ग्राफ को स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था, प्लॉट करा था हमने कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या था वहाँ पे कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो लॉ थर्ड के अकॉर्डिंगली यही बोल रहे हैं हमारे पास कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे, एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आगे वेवलेंथ के साथ होता है, तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, बट वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होगी। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या कहता है हमें? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁹ सेकेंड्स। आप देख सकते हैं ये कितना थोड़ा टाइम पीरियड है, दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड्स। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये कैसा प्रोसेस हमें दिखेगा कि जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन फॉल हो रही है उसी टाइम इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, कोई भी टाइम गैप हमें इस प्रोसेस में नहीं दिखेगा। वेव थ्योरी यहाँ पर ही फेल हुई थी, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इस चीज़ को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी थोड़ा टाइम गैप आना चाहिए था। सो दीज वर ऑल द 4 लॉज। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी। देखिए सिर्फ इस एक्सप्रेशन से विच इज नोन एज दी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैं आपको चारों लॉज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट लॉ हमारे पास था कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि यस इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज होंगे उसने कैसे एक्सप्लेन किया? देखिए उसने बोला कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, आई स्टैंड्स हियर फॉर इंटेंसिटी, तो जो फोटोन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फोटोन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाते हैं, स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जब फोटोन्स की स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो जाती है तो इतने सारे फोटोन्स जाकर इंटरैक्ट होते हैं मेटल सरफेस पे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज उस आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हर एक फोटोन इंटरैक्ट करता है जाकर एक पार्टिकल के साथ, दैट इज इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड उसको एमिट करता है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटोन इंक्रीज हुए, एंड फोटोन इंक्रीज करने से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ। लॉ सेकेंड क्या था हमारे पास? लॉ सेकेंड के अकॉर्डिंगली हमें कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए बेसिकली इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ हमें कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे सरफेस से। तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया? देखिए उसने बोला कि अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये म्यू क्या था यहाँ पर? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, म्यू नॉट वाज दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वो बोल रहा है कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की कोई फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग एनी फ्रीक्वेंसी विच इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होनी चाहिए, तो आप देखिए जब हमने ये एक्सप्रेशन लिया तो इसके केस में म्यू नॉट ग्रेटर है, मतलब आप देख सकते हैं म्यू नॉट के आगे एक नेगेटिव का साइन है, तो ओवरऑल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए उसने बोला कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हमें हमेशा म्यू नॉट से ग्रेटर की ही फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है। सो दिस प्रूव्स आवर सेकेंड लॉ। मूविंग ऑन टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो हमारे पास क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो इसको कैसे किया एक्सप्लेन हमारे पास आइंस्टाइन ने? देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट लें
तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आ रही है एंड आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है फ्रीक्वेंसी के। ऑफ कोर्स ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी ही आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई फ्रीक्वेंसी के। सो दिस प्रूव्स आवर थर्ड लॉ, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंसिडेंट रेडिएशन विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is directly proportional to the frequency or you can say wavelength. Moving on to the fourth law. Fourth law के accordingly उसने बोला था कि कोई भी टाइम गैप नहीं है हमारे पास कि जब रेडिएशन फॉल हो रही है किसी मेटल सरफेस पे एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहा है। या फिर उसने बोला था कि 10 raised to the power -9 सेकेंड्स का गैप आता है। दिस इज अ वेरी स्मॉल गैप, इट इज़ नॉट इवन ऑब्जर्वेबल, हम नहीं इतना ऑब्जर्व कर सकते, राइट, इट इज़ अ वेरी स्मॉल गैप। तो इसको उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि एक फोटोन जब स्ट्राइक होता है जाकर मेटल सरफेस पर तो वो एक इलास्टिक कोलिजन करता है। कैसी कोलिजन करता है? इलास्टिक कोलिजन करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को एंड आपको दिखता है कि उसी टाइम ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया है फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो दिस प्रूव्स ऑल द 4 लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बाय द आइंस्टाइन्स थ्योरी। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले अब हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के? द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द इंसिडेंट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को किसने एक्सप्लेन किया था? रेडिएशन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन थ्योरी, क्वांटम रेडिएशन थ्योरी क्या था हमारे पास कि इंसिडेंट लाइट जो फॉल कर रही है is in the form of packets of energy and in packets को हम क्या बोलते हैं? quanta of energy which was further named as photon, right, each having a definite value more than the work function of a metal। अब ये तो initial condition हमारे पास है ही कि उसकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम लेकर चलें तो वो वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएगा। अगर हमारे पास वर्क फंक्शन से ग्रेटर की एनर्जी आएगी तो हमारे लिए अच्छा है कि वो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रॉन को। बट मिनिमम कितनी कंडीशन है हमारे पास कि वर्क फंक्शन जितनी हमारे पास एनर्जी उसकी होनी चाहिए। सो दिस शोज दैट लाइट इज नॉट अ वेव नेचर बट अ पार्टिकल नेचर। यही हम बात कर रहे थे कि वेव नेचर फेल हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में, बट पार्टिकल नेचर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो ड्यू टू दिस रीजन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज अकाउंटेड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो किसने एक्सप्लेन किया था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए कभी कभी आपको डेरिवेशन पूछ लेते हैं ये कि रिलेशनशिप बताइए बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। कभी कभी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो उसमें आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। सिंपल था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें पता है दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन आप याद कीजिए, हेल्बर्ग एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने बताया था दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। वी नॉट यहाँ पर क्या रहता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट वॉज stopping potential and E is the charge on an electron। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हुआ? if mu naught दैट इज दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, दैट इज के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट। एंड इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज दी चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज फर्दर इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने बात करी है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एंड म्यू नॉट वहां पर क्या रहेगा? थ्रेशोल्ड frequency. So this is the relationship between stopping potential, incident photon frequency and the threshold frequency. Now moving forward,
जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दैट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आप क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन पता है दैट के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू यहाँ पर क्या है, फोटोन की एनर्जी है, एंड फाई नॉट यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, के मैक्सिमम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ई वी नॉट। वी नॉट यहाँ पर क्या रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी में। अगर के मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करना होता तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से प्लॉट कर देते, बट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में प्लॉट करना है तो आप के मैक्सिमम की वैल्यू यूज करेंगे ई इंटू वी नॉट, इसको इक्वेट करेंगे एंड इस इलेक्ट्रॉन को हम ले जाएंगे नीचे, इलेक्ट्रॉन चार्ज को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू बाई ई माइनस ऑफ फाई नॉट बाई ई। अब देखिए इस फॉर्म की इक्वेशन को अगर हम सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करें, विच इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिए जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y पे, मतलब y एक्सिस पे हमारे पास क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, x एक्सिस पे हमारे पास क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, बिकॉज हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। m यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्लोप होता है, तो स्लोप की वैल्यू है इस केस में h बाय e, एंड c यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड c की वैल्यू है माइनस ऑफ फाई नॉट बाई ई। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसको आप इंटरसेप्ट में ही एडजस्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू द ग्राफ, देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब हमारे पास कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड अगर आप इसको यहाँ पर बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगा विच इज माइनस ऑफ फाई नॉट बाई ई। हमने हेल्बर्ग एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में भी यही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट डायरेक्टली अपॉन फ्रीक्वेंसी और यू कैन से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड ग्राफ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो ये है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो y एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे प्लॉट होगा फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पर अब हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फाई नॉट, नेगेटिव में आएगा, दैट इज दिस। देखिए इसके केस में हमारे पास स्लोप क्या रहेगी, h, स्लोप विल बी h, एंड यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। k मैक्सिमम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। ये भी हमने ऑब्जर्व किया था इन लास्ट वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको हेल्बर्ग एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता था। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब था कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब हमारे पास कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट कर रहा है टू अ सेम वैल्यू। आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट रह रहा है कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं बट हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सैचुरेट कर चुका है। ये भी हमने पढ़ा था इन हेल्बर्ग एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या था, हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था बट करंट सैचुरेट कर रहा था सेम एक ही जगह पर। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करती इंटेंसिटी की, तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती तो करंट हमारे पास इंक्रीज होता, बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे पास फोटोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। फोटोन्स के इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। फ्रीक्वेंसी को जब भी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि
वो सेचुरेट करेगा, राइट। सो ग्राफ शोज I is independent of frequency of the incident light टिल इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर भी मैंने कंडीशन लिखी है कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट ही रखना है एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो करंट सेचुरेट करेगा एट अ सेम वैल्यू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ देखना है। अब अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ये तो अब हमें अच्छे से पता चल चुका है कि इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted is same in the case when intensity is increased, but जब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं रहेगी, वो क्या होगी, चेंज होगी। देखिए ग्राफ शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट of the intensity of the incident radiation till the frequency of the incident radiation remains constant। कंडीशन है कि आपको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, उस कंडीशन में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट रहेगी इंटेंसिटी के। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हमने समझ लिया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रही है ये हो रही है थ्रू द पार्टिकल नेचर एंड उस पार्टिकल का हमने नाम दे दिया फोटोन। तो अब हम जल्दी से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि फोटोन होता क्या है, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी मोमेंटम क्या होती है। समटाइम्स आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। देखिए इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटोन्स। जब भी इंटरैक्शन होती है रेडिएशन की किसके साथ, मैटर के साथ, तो रेडिएशन बिहेव करती है कि वो एक पार्टिकल है एंड इस पार्टिकल का नाम क्या होता है, फोटोन होता है। नेक्स्ट है दैट एनर्जी ऑफ photon is given by E is equals to h nu relation where h is the Planck's constant and mu is the frequency of that photon, and इसका जो momentum होता है, momentum is given by this relation that is P is equals to h mu by c, और h c बाय न्यू कर दें अगर हम तो c बाय न्यू क्या होता है, लैम्डा होता है। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन एंड स्पीड क्या रहती है हमारे पास फोटोन की, c, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एवरी फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू हैज द सेम मोमेंटम दैट इज दिस एंड सेम एनर्जी दैट इज दिस। मतलब हमारे पास इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे बट उन सारे फोटोन्स की जो एनर्जी है एंड जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑन अ सेम फ्रीक्वेंसी। Moving forward, the increase in the intensity of light only increases the number of photons, जो मैंने अभी आपको explain किया, crossing an area per unit time, but it does not affect on the energy of radiation, because जितने भी photons increase हो रहे हैं उन सबकी जो energy है and जो momentum है वो same ही रहेगा। Next है a photon remains unaffected by electric and magnetic field, it is electrically neutral। अगर किसी photon को electric या magnetic field में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because photon क्या होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। नेक्स्ट आता है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है कि फोटोन की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट विच इज c, एंड मैंने ये फॉर्मूला करवाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन मासेस एंड चार्जेस। तो फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू रेस्ट मास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर हम इसको इस साइड ले जाएं, m की साइड ले जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू दैट टर्म, एंड दैट टर्म में आप देखिए आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, c ही डालेंगे, तो 1 माइनस 1 इज 0, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, तो m इंटू 0 इज 0, तो हमारे पास रेस्ट मास क्या आ गया, 0। मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। नेक्स्ट इज द टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड। अब वो बात क्या कर रहा है, जब भी कोलिजन होगी फोटोन की किसी पार्टिकल के साथ तो उसकी जो एनर्जी है एंड उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि फोटोन्स का नंबर भी कांस्टेंट रहे, फोटोन्स का नंबर चेंज हो सकता है, राइट। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डुअल नेचर ऑफ मैटर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।